वेक्टर स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ प्लेन। इसमें तुम वेक्टर के बारे में, स्केलर के बारे में पढ़ोगे। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज़, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर, कभी भी ये मतलब ना विच है, विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन टू एक्सप्लेन दैम। यानी अगर उनको हम डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो केवल उनकी वैल्यू से हम डिफ़ाइन कर देंगे, डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। आर नेम्ड एज स्केलर क्वांटिटीज़। आल्सो देयर एडिशन डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बात भी ज़रूरी है बोलना। इसका मतलब होगा कि उनका जो एडिशन होगा वो डायरेक्शन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब होता है डायरेक्शन से। अब जैसे बच्चों मैंने बोला मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 4 kg। 4 kg मास की वैल्यू हुई, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो इसके आगे ना इसकी डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि साहब ये मास ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत रहेगी। ये अपने आप में कंप्लीट हो गया। तो मास की हम केवल वैल्यू लिख दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख दे रहे हैं, तो ये पूरी तरह से डिफाइन हो जा रहा है। जैसे टाइम बोला 10:45 AM, बस ठीक है, इसके आगे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं रही है। तो आप नोटिस करो इन क्वांटिटीज़ में केवल हम मैग्नीट्यूड लिख दे रहे हैं, तो बात पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। उसके बाद डायरेक्शन को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो इस तरह से जो एग्जांपल हुए मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वर्क, एनर्जी, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ये सारी क्वांटिटी जो होंगी स्केलर क्वांटिटी हैं। अब बात आ गई कि इट डज़ नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो मेरे पास 2 ब्लॉक हैं, एक 10 का, एक 4 kg का। अगर मैं उनको ऐसे रखता हूँ तो टोटल इनका 14 आएगा। फिर एक बच्चा कहता है नहीं सर इनको ऐसे रख दो, 4 वाले को इधर कर दो, अभी भी फर्स्ट सम 14 आएगा। एक कहता है नहीं 4 ऊपर 10 नीचे रख दो जी, अब टोटल कितना होगा 14 kg। और नेक्स्ट वन अगर मैं ऐसे रखूँ तो भी 14 kg। कहने से मतलब है कि 4 kg की डायरेक्शन को मैं लगातार चेंज कर रहा हूँ, बावजूद उसके टोटल पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। टोटल केवल 14 kg आ रहा है। 14 kg केवल इस पर डिपेंड कर रहा है कि दोनों की वैल्यूज़ कितनी हैं, किसको किस डायरेक्शन में रखा है, इस बात पर वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर, जिनको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू एक्सप्लेन दैम, नेम्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज़। यानी बिना डायरेक्शन के, बिना मैग्नीट्यूड के आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते। आप खाली उसकी वैल्यू लिखोगे, डायरेक्शन नहीं लिखोगे तो कंप्लीट नहीं होगा, है ना। आल्सो देयर एडिशन ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इनका जो एडिशन होगा वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि उनकी डायरेक्शन क्या है, जिसे हम सीख रहे हैं। मान लिया बच्चों मैंने बोला कि इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाओ, तो आप छूटते कहेंगे सर कितना, तो मैंने कहा 10 न्यूटन लगा दो, तो भी आप फोर्स नहीं लगा पाओगे। आप कहोगे सर इन विच डायरेक्शन, फोर्स किस डायरेक्शन में लगाऊँ मैं। यानी मैं वैल्यू बोल दे रहा हूँ, अगर इसकी मैग्नीट्यूड लिख दे रहा हूँ और डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ, तो आप इस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हो। फिर मैंने कहा अच्छा केवल टूवर्ड्स राइट फोर्स लगा दो, तो आप कहेंगे सर आपने डायरेक्शन तो बता दी बट कितना फोर्स लगाना, हाउ मच, ये तो डिफाइन ही नहीं किया। यानी केवल डायरेक्शन बोल रहा हूँ तो भी बात पूरी नहीं हो रही। और जैसे ही मैंने आपसे कहा कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन, अब दोनों चीज़ें आ गई और ये बात पूरी तरह डिफाइन होगी, तो तुम तुरंत इस पर फोर्स लगाओगे 10 न्यूटन का राइट डायरेक्शन में, राइट में मूव करने लगेगा। तो कहने से मतलब है केवल मैग्नीट्यूड लिखूँ या केवल डायरेक्शन लिखूँ, तो मेरी बात कंप्लीट नहीं हो रही थी। जैसे ही मैंने मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों लिखे, वैसे ही बात पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। 10 न्यूटन टूवर्ड्स राइट, समझे ना। अब इसी में दूसरी बात देखो, जैसे इस पर मैंने 2 फोर्सेस लगाए, 10 न्यूटन 4 न्यूटन का, सेम डायरेक्शन में, तो जो टोटल फोर्स हो गया कितना हो गया 14 न्यूटन। अब एक बच्चा कहता है नहीं सर 10 न्यूटन इधर 4 इधर लगाऊंगा मैं, अब तो इसका सम 14 नहीं आएगा, अब तो 10 - 4 करोगे आप। तो आप यहीं से नोटिस करो कि जब आपने मास की पोजीशन को बदला था तब तो माइनस नहीं हो रहा था ये, लेकिन यहाँ जैसी फोर्स की डायरेक्शन को बदला आपने, ये तो चेंज हो गई वैल्यू। इसका मतलब इनका जो सम होगा वो तो डायरेक्शन पे डिपेंड करने लगेगा। ऐसे ही अगर कि मैं 10 न्यूटन ऐसे लगाऊँ और 4 न्यूटन ऐसे लगाऊँ, इनके बीच 90 डिग्री एंगल हो, तो फिर आंसर होगा 10² + 4², जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा। तो आप देखो ना, केवल प्लस ही नहीं हो रहा, वो माइनस भी हो सकता है, ये फार्मूला भी लग सकता है। और बच्चों अगर मैं इनके बीच में 60 डिग्री के एंगल पर फोर्स लगाऊं दोनों ये, तो ये बनेगा 10² 4² 2 × 10 × 4 cos 60। ये फार्मूला कहाँ से आया इस लेसन में आगे सीख लेंगे। केवल बताने का पर्पज़ यहाँ पर ये है कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन बदल रहा हूँ, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप देखो फोर्स का जो रिजल्ट है बदलता चला जा रहा है, जबकि मास में ऐसा नहीं हो रहा था। इसका जो फोर्स का एडिशन होगा वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करेगा, है ना। इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी आ गई, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है,
टॉर्क है, मोमेंटम है, ये कितनी सारी क्वांटिटी हैं, ठीक है ना। ये सारी की सारी क्वांटिटी जो होंगी वेक्टर क्वांटिटी आ जाएंगी। अब ये क्वेश्चन आता है भाई इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें तो डायरेक्शन होती है, उसके बावजूद भी वो स्केलर क्वांटिटी, बताओ क्यों। तो इनका कहना कि जो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली है वो तो एक नाम है। अगर किसी भी वायर में करंट पास हो रहा है तो मेनली करंट नहीं पास हो रहा है, करंट ना पास होकर बेसिकली कौन फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। और कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज को तुमने नाम कर दिया क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो बेसिकली चार्ज फ्लो हो रहा है। आप सोचने की बात है कि मान लिया 6 एम्पियर करंट इधर से आई एक तार में, 4 एम्पियर की इधर से आई, इनके बीच 90 डिग्री एंगल है, एक तीसरा वायर आपने यहाँ लगा रखा है। तो 4 एम्पियर करंट का मतलब है 4 कूलम चार्ज पर सेकंड, 6 कूलम पर सेकंड फ्लो कर रहा। तो जब दोनों यहाँ मिलेंगे तो मिलकर 10 कूलम पर सेकंड तो बनेगी। तो टोटल करंट की वैल्यू कितनी बनेगी, 10 एम्पियर बनेगी। इनके बीच 90 डिग्री एंगल है, होता रहे। अगर मैं 60 डिग्री एंगल कर दूँ जिनके बीच में तो तब भी 10 एम्पियर आएगी। कारण है 6 कूलम चार्ज यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 6 और 4 मिलके 10 ही होंगे। अगर वो 9 हो गया तो 1 कूलम कहाँ गया, और अगर वो 11 हो गया तो 1 कूलम कहाँ से आया, ना बढ़ सकता ना घट सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ 2 वायर कैरिंग करंट ऑफ 4 एम्पियर 6 एम्पियर and then at their meeting point if another wire is connected then it has always 10 ampere current whatever be the angle between two wires। उन दोनों तारों के बीच में चाहे कितना भी एंगल हो, इस थर्ड वायर में हमेशा जो करंट आएगी वो दोनों के सम के इक्वल आएगी। तो करंट का जो सम है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, वो तो केवल वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। 6 और 4 10, चाहे 60 पे हो चाहे 90 पर हो। इसलिए कौन सी क्वांटिटी हो गई है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक एरो की हेल्प से। उस एरो में 2 चीज़ें होंगी, एक तो उसकी लेंथ, एक उसका हेड। तो लेंथ तो बताएगा उसकी मैग्नीट्यूड को, उसके वैल्यू को, और जो उसका हेड होगा बताएगा डायरेक्शन को, है ना। जैसे मैंने ड्रॉ कर रखा है कि एक एरो बनाया मैंने, तो ये जो हेड है ये तो बताएगा डायरेक्शन को, और जो लेंथ है पूरी मैग्नीट्यूड को। एक एग्जांपल से समझो कि मान लिया कोई बॉडी है, उसकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है नॉर्थ डायरेक्शन में, और उसने कहा इसको रिप्रेजेंट करो। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सबसे पहले 2 किलोमीटर पर आवर को 1 सेंटीमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर 5 सेंटीमीटर, ये डायरेक्शन चार्ट बनाया। हमें दिखे नॉर्थ डायरेक्शन ये है, तो हम क्या करेंगे, एक एरो बनाएंगे नॉर्थ डायरेक्शन में, और उस एरो का जो हेड है वो तो रखेंगे नॉर्थ की तरफ, और बची हुई जो लेंथ है कितनी रखेंगे, ये लेंथ रखेंगे 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे स्केल पे किलोमीटर पर आवर तो होता नहीं। बट ये 5 सेंटीमीटर एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 10 किलोमीटर पर आवर को। तो नोटिस करो ये जो तुमने एरो बनाया, इस एरो का जो हेड है नॉर्थ वो तो बता रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन को, और इसकी जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर वो बता रहा है 5 यानी 10 किलोमीटर पर आवर उसके मैग्नीट्यूड को। सो वी कैन से दैट अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो इन विच लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड एंड हेड रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन।